हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। आज के इस वीडियो में एनालाइज और डिस्कस करेंगे एक आईटी सेक्टर की कंपनी को। सबसे पहले हम देखेंगे इस आईटी कंपनीज के पोजीशंस रैंकिंग्स क्या हैं। इस करंट ईयर 2023 में टीसीएस है नंबर 2 पर और नंबर 2 पर ही था 2022 में भी अकॉर्डिंग टू ब्रांड वैल्यूएशंस। अब इन्फोसिस की रैंकिंग में भी कोई चेंज नहीं है, वो 2022 में भी नंबर 3 पर था और 2023 में भी। HCL टेक नंबर 8 पर है, लेकिन विप्रो की रैंकिंग डाउन हुई है। 2022 में वो 7th पोजीशन पर था, लेकिन 2023 में वो 9th पोजीशन पर आ गया है। और विप्रो को ही डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने एनालिसिस को लेट्स फिंसे के साथ। और सबसे पहले देखते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को। आप देख सकते हैं प्रमोटर्स के स्टेक में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। लास्ट 4 क्वार्टर में 73% के आसपास रहा है। अगर म्यूचुअल फंड्स में देखा जाए तो सितंबर क्वार्टर में 2.87% था, जो दिसंबर में 2.75% पर रहा, यानी कि 0.12% का स्टेक कम हुआ है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है विप्रो के लिए। और इंश्योरेंस कंपनीज का देखा जाए तो सितंबर क्वार्टर में आप देख सकते हैं 4.63% का था स्टेक, जो दिसंबर में 4.79% पर रहा। इसमें 0.16% का एडिशन हुआ है, जो एक प्लस पॉइंट है। और बात करें एफआईआईज की तो 8.88% से 8.67% पर रहा है। इसमें 0.21% का स्टेक कम हुआ है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। अब इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं। मेजर शेयर होल्डर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं मिस्टर अजीम जी ट्रस्ट और इनके नाम से ही होल्डिंग्स हैं। और जेपी मॉर्गन, LIC, SBI आर्बिट्रेज फंड, ये मेजर शेयर होल्डर्स हैं विप्रो के। तो अब बात करते हैं क्वार्टरली सेल्स की। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एनालिसिस का कि आपके कंपनी की सेल्स कैसे ग्रो हो रही है। दिसंबर 22 में देखा जाए तो ये नंबर है 23,229 करोड़ का। कंपैरिजन टू सितंबर क्वार्टर 3.05% का एडिशन हुआ है सेल्स में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो दिसंबर 21 में 20,313 करोड़ की सेल्स थी और दिसंबर 22 में 23,229 करोड़ की सेल्स है। और अगर लास्ट 4 क्वार्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं 2 to 4% सेल्स ग्रोथ रेट रही है। ये आप इसको बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन चलिए अब देखते हैं एनुअल सेल्स के नंबर कैसे हैं। मार्च 21 में देखा जाए तो 61,934 करोड़ और मार्च 22 में 79,312 करोड़ की सेल्स है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 28% का जंप है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है विप्रो के लिए। 2018 में 2%, 2019 में 8%, 20 में 3.5%, 2021 में 1.3% और 2022 में 28%, जो कि लास्ट 5 ईयर में देखा जाए तो सबसे अच्छी ग्रोथ रेट 2022 में थी। तो चलिए अब आप देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में। अब कंपनी का प्रॉफिट कितना है टैक्स डिडक्ट करने के बाद। तो दिसंबर 22 में क्वार्टर में 3065 करोड़, सितंबर क्वार्टर में ये नंबर 2649 करोड़ का था। 15% का जंप है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपैरिजन टू सितंबर क्वार्टर। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है विप्रो के स्टेक होल्डर्स के लिए, क्योंकि इससे पहले आप देख सकते हैं क्वार्टर्स में, जैसे दिसंबर क्वार्टर में 1.42% की ग्रोथ रेट थी, मार्च क्वार्टर में 4%, जून क्वार्टर में भी आप देख सकते हैं नेगेटिव ग्रोथ रेट थी 17%। तो विप्रो के स्टेक होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव क्वार्टर तो चाहिए था। तो दिसंबर में आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव रहा है फिलहाल। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एनुअली देखते हैं। अब अगर बात करें एनुअली की तो आप देख सकते हैं नॉमिनल सी ग्रोथ है। अब इसको पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो आप विप्रो की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ कम ही पाई जाएगी। तो अब बात करते हैं अर्निंग पर शेयर, EPS। EPS का मतलब होता है कि कंपनी पर शेयर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है।
इसका फॉर्मूला है EPS का प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी होल्डर्स ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। एग्जाम्पल के लिए कंपनी का प्रॉफिट अगर 100 रुपीज़ है और इक्विटी शेयर होल्डर्स 10 है तो आंसर आता है 10 EPS। अब देखते हैं विप्रो के केस में EPS कितना है। जून क्वार्टर में 4.69, सितंबर 4.86, दिसंबर क्वार्टर 5.57। तो EPS में पिछले 3 क्वार्टर से आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। अब आप वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन देखिए कि कैसे कैलकुलेट किया है EPS, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब अगर बात करते हैं एनुअली EPS की, तो मार्च 18 में 12.64 था, जो मार्च 22 में 22.37 रहा। तो EPS में ग्रोथ तो है, लेकिन आप पीयर कंपैरिजन करें जैसे इन्फोसिस से तो कम है। अब आप एनुअल EPS की कैलकुलेशन भी देख सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो और भी चीज़ें। अब बात करते हैं डेट टू इक्विटी। ये हमें बताता है कि कंपनी अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो फंड यूज़ कर रही है उसमें कितना इक्विटी फंड है और कितना लोन लिया हुआ फंड है। देखा जाए तो डेट टू इक्विटी लेस देन 1 होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो कंपनी जो है ज़्यादा टाइम के लिए नेगेटिव सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगी। तो अगर लेस देन 1 है तो अच्छा है। अब अगर विप्रो के केस में देखा जाए तो मार्च 22 का आप देख सकते हैं डेट इक्विटी निकालें तो ग्रॉस डेट को डिवाइड करेंगे हम टोटल इक्विटी से तो आता है 0.23। मार्च 18 से मार्च 22 तक आप देख सकते हैं विप्रो का डेट इक्विटी लेस देन 1 है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात करें करेंट रेशियो की, तो ये एक लिक्विडिटी रेशियोज़ का पार्ट है। ये हमें बताता है कि कंपनी के पास इनफ रिसोर्सेज या एसेट्स हैं कि नहीं जिससे अपने कंपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सके। इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट रेशियो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और अगर मार्च 22 का करंट रेशियो निकाले तो करंट एसेट्स को डिवाइड करेंगे हम करंट लायबिलिटीज़ से, जो आता है 2.01। बाकी देखा जाए वैसे तो विप्रो का करंट रेशियो ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब लिक्विडिटी तो कंपनी के पास है। अब आते हैं PE, प्राइस टू अर्निंग की। इसका मतलब क्या होता है पहले ये देखते हैं। अगर कंपनी 1 रुपये का प्रॉफिट कर रही है तो आप कंपनी को कितना पे कर रहे हो उस 1 रुपये प्रॉफिट के लिए। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय EPS। जैसे विप्रो के केस में मार्च 22 का अगर PE निकाले तो मार्केट प्राइस पर शेयर को डिवाइड करेंगे हम EPS से, जो आंसर आता है वो आता है 26.48। यानी कि आप 26.48 पे कर रहे हो कंपनी के 1 रुपये प्रॉफिट के बदले। बाकी आप मार्च 18 से मार्च 22 तक का PE देख सकते हो। अब अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी ROE हमको क्या बताता है। रिटर्न ऑन इक्विटी हमें बताता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसे पे कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। विप्रो के केस में देखा जाए तो मार्च 22 में अगर हम इसका ROE निकालें तो नेट प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे शेयर होल्डर्स इक्विटी से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ROE आता है 18.69%। मान के चलिए आपने विप्रो में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो कंपनी आपके 1 लाख पर 18.69% का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। बाकी आप मार्च 18 से मार्च 22 तक देख सकते हैं ROE सेक्टर वाइज डिफर भी करता है। आप इसकी कैलकुलेशन देखिए ताकि आपको चीज़ें और भी क्लियर हो। अब देखते हैं विप्रो में एम्प्लॉय काउंट कितना है। जून 22 में देखा जाए तो 15,446 एम्प्लॉय ऐड हुए हैं, इसमें फ्रेशर्स भी इंक्लूडेड हैं। और अगर दिसंबर 22 में देखा जाए तो 435 एम्प्लॉय कम हुए हैं। अब इसको देखते हैं एक बार एट्रिशन रेट में भी। अब बात करें एट्रिशन रेट की
तो ये बताता है कि कितने % एम्प्लॉयज़ ने कंपनी से रिज़ाइन किया है। लास्ट 3 क्वार्टर जून, सितंबर एंड दिसंबर में एट्रिशन रेट में कमी आई है, जो एक पॉजिटिव साइन है फ्यूचर के लिए। तो चार्ट्स देखने से पहले जितना भी हमने फंडामेंटल फाइनेंशियल देखा है, तो दिसंबर क्वार्टर एक पॉजिटिव रहा है विप्रो के लिए, क्योंकि लास्ट 3 क्वार्टर अच्छे नहीं थे विप्रो के लिए। तो अब अगर चार्ट्स की बात करें तो हम देखते हैं इसका ऑल टाइम हाई जो 739.85 का है, जो बना है 14 अक्टूबर 21 को। और अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की बात करें हम, 407.9 क्लोजिंग प्राइस है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से 45% नीचे ट्रेड कर रहा है। अब आप अपनी पोजीशन इस बेस पे नहीं क्रिएट कर सकते कि कोई भी स्टॉक हो वो इतना गिर गया है तो मैं बाय कर लूँ, ये गलत डिसीज़न रहेगा। इसके लिए आपको कुछ तो देखना पड़ेगा, इंडिकेटर देखिए, चार्ट्स देखिए, पैटर्न्स देखिए। लेकिन चलिए अब हम बात करते हैं इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 1 डे कैंडल चार्ट्स पे तो 417 के आसपास है, और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट देखा जाए तो 375 के आसपास है। और वीकली टाइम में देखते हैं तो वो भी 417 के आसपास ही आ रहा है। अब बात करें मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज हमें ये बताता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसा है और कैसा रहने वाला है। लेकिन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर कोई भी स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है तो उसमें कोई डिसीजन लेने से पहले हमको देखना चाहिए, सोचना चाहिए। और अगर बात करें 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में तो ये हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैसा रहेगा इस स्टॉक का। अब आप देख सकते हैं कि लास्ट प्रीवियस सेशन से कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन उससे पहले ये भी डाउन ट्रेंड में रहा है। तो ध्यान में क्या रखना है कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल कितना है और सपोर्ट लेवल क्या है, उसके बाद ही हम डिसीजन ले पाएंगे कि क्या करना चाहिए इस स्टॉक में। तो आज का इस वीडियो का फाइनल कंक्लूजन निकाला जाए तो फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल दिसंबर क्वार्टर तो अच्छा रहा है, लेकिन टेक्निकल देखा जाए तो हमें वेट करना चाहिए अपने लेवल्स को देखते हुए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनालिसिस के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद।